हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी जून 24 के लिए केमिस्ट्री की प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। ठीक है, इससे पहले मैंने अभी एक ही लेक्चर अपलोड करा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नॉर्मल। उसमें आपको बताया गया है कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल बना है, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा था, वहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ग्रुप्स पीरियड्स का आपको आइडिया दिया था, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए ग्रुप एंड एलिमेंट, इसके बारे में हमने सीखा था। ठीक है, तो उसी को मैंने आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, कमेंट भी कराया बच्चों ने, बहुत अच्छा। जिन्होंने नहीं करा है वो उनके लिए समझ में नहीं आया, तो मैंने ये जो 3 एलिमेंट है ये आपको दिए थे। कौन कौन सा? ये सल्फर, स्कैंडियम एंड देन पोटाशियम। तो इसका आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है और कौन सा इसका पीरियड है। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया था कि सबसे पहले आपको लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज की वीडियो में हम सीख लेंगे हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जस्ट मैंने आपको बोला था कि आपको आइडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, बस उस आइडिया से आप इसको लिख लीजिएगा। बाकी आज मैं सिखा दूंगी कैसे लिखते हैं आपको। ठीक है, तो ये सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p4। कितने हो गए? 6, 10, 12 और 16। तो ये हुई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस शेल कौन सी है? पीरियड हमें क्या बताता है? वैलेंस शेल थर्ड। वैलेंस शेल कौन सी है? थर्ड। तो पीरियड कौन सा होगा? थर्ड। और अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप के लिए हम क्या देखते हैं? जो भी आपका वैलेंस शेल है, तो इसमें वैलेंस शेल ये दोनों है, क्योंकि ये भी थर्ड है ये भी थर्ड है, दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट है तो प्लस करेंगे 10, तो कौन सा ग्रुप गया? 16। ठीक है, तो सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 16 से। और पीरियड कौन सा है? थर्ड। ब्लॉक तो पता ही चल चुका है, पी। अब आता है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो वो होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ठीक है, 3d1। तो ब्लॉक की बात करें, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो ब्लॉक हुआ डी। उसके बाद अगर पीरियड की बात करें तो वैलेंस शेल कौन सी है? देखो, बेशक लास्ट वाली नहीं देखनी है आपने, मैंने बोला है वैलेंस शेल कौन सी होती है? जो हाईएस्ट नंबर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे वाला, तो वो है आपका फोर्थ। तो पीरियड गया इसका फोर्थ। अब इसका ग्रुप बताना है, तो ग्रुप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी ब्लॉक के भी हमें देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो 2 प्लस में 1 करके 3। तो स्कैंडियम का जो ग्रुप आया वो कौन सा आया? 3। ब्लॉक है डी, पीरियड है फोर्थ और ग्रुप है इसका थर्ड। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास पोटाशियम। ठीक है, पोटाशियम है 19। तो ये कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, यहाँ तक हो गया 10, 12, 16, 18, 1 बचता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें वैलेंस शेल कौन सी है? फोर्थ। तो पीरियड कौन सा गया इसका? फोर्थ। ब्लॉक की बात करें, एस में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो एस इसका ब्लॉक हो गया। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप एस के लिए हम जस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल चेक करते हैं। तो वैलेंस शेल फोर्थ है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो इसका जो ग्रुप है वो कौन सा है? 1। ठीक है, तो आई होप आपने ये कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे चलते हैं अब हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसको समझोगे अच्छे से तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब जैसे आपको मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो ये टॉपिक है ये करवाने लगी हूँ। ठीक है, तो इसमें कई चीज़ें ऐसे होंगी वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आया है, बट जहाँ से आपको क्वेश्चन आया वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उन चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, बीच में कुछ प्रिंसिपल है उनके ऊपर एज सच अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। आई थिंक सो आपने सुना होगा ऑफर प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हिंसबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा। इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं फ्रेम हुआ है, बट अगर हम जानना चाहते हैं कि एक परफेक्ट ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं तो उनके लिए हमें इनका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अगर हम बात करें एटम की कि एटम क्या है, व्हाट इज एटम, कि एक एटम को अगर हमें डिफाइन करना हो तो एटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटम को डिफाइन करने के लिए पहले हम मैटर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, व्हाट इज मैटर? अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर क्या है, तो मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग, एनीथिंग
that occupies space, that occupies space, that occupies space and having mass, and having mass, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ले रही है और उसका मास है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो कोई भी चीज है जो आपके आसपास, जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, मैटर। चाहे ये पेन की बात कर लूँ मैं, ब्लैक बोर्ड की बात कर लूँ, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे क्लोथ्स है, आपके पास स्पेक्स है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर, क्योंकि उनका मास भी है और वो स्पेस भी ले रही है, तो वो मैटर हो गया। तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एटम क्या है आपके पास, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, उसको क्या बोला गया है, एटम। ठीक है, तो अगर बात की जाए, ये किसने बोला था कि जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आपके पास मैटर है, मतलब कि एटम के ऊपर पहली थ्योरी किसने दी थी। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। तो जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी वो दी थी जॉन डाल्टन ने। किन्होंने दी थी वो, जॉन डाल्टन ने। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो उन्होंने बोला था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, उन पार्टिकल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दैट पार्टिकल्स आर इंडिविजिबल। तो वो हमारे पास क्या हुआ, एटम। ठीक है, एटम क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आपके पास मैटर का, ये डाल्टन ने बोला था। बट डाल्टन के बाद हमारे पास साइंटिस्ट आए, कौन से, फैराडे। कौन से साइंटिस्ट आए, फैराडे, माइकल फैराडे। उन्होंने बोला कि एटम, एटम कैन डिविजिबल, कि जो एटम है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब जो एटम्स है उनको भी हम पार्टिकल्स में, मतलब उनके भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एटम के क्या आ जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल आ जाते हैं हमारे पास। तो ये किसने बोला था, फैराडे ने। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जॉन डाल्टन की थ्योरी के बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करी थी, तो दैट वाज फैराडे, राइट। तो ये था थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड की, कैसे क्या आया, मैटर, एटम क्या है, फिर उसके बाद कैसे चीजें आई। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं अपने सब एटॉमिक पार्टिकल पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे अगर आपको अपने कमीशन की भी तैयारी करनी है उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ये छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज बेसिक क्लियर करोगे तभी जाके क्या है, आपके जो मेन आगे वाले टॉपिक है वो क्लियर होंगे। तो अब आया हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उनको डिस्कवर करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। सबसे पहली थ्योरीज आई थी उसकी, जे थॉमसन की। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है एज सच, तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ कि उनमें बातें क्या की गई थी। जे थॉमसन, ठीक है, पहली जो सब एटॉमिक पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए थ्योरी आई थी वो आई थी जे थॉमसन की। ठीक है, जे थॉमसन की, ताकि आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मिले, ठीक है, फील आए टॉपिक का कि कैसे 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 चीज़ें आई हैं, राइट। तो जे थॉमसन ने क्या बोला था कि जो एटम है ना वो वाटरमेलन की तरह होता है। एटम जो है वो वाटरमेलन की तरह होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना सीड की तरह इम्बेडेड होते हैं, ऐसे जैसे ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन में, वो इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो ये पॉजिटिव पार्ट है ना, ये सारा, ये इसको उसने पॉजिटिव पार्ट बोला था। ठीक है, जो पिंक वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो ये ब्लैक सीड है उसको क्या बोला था इसने, इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोला था इसने, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारी चीज़ें जे थॉमसन ने बताई थी। एंड ही सेड दैट कि जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है, बोथ आर इक्वल, दैट्स वाई जो एटम होता है वो स्टेबल होता है, इसने ये बोला था। और इसी ने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या करी हुई है, डिस्कवरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या करी हुई है, डिस्कवरी। किसने करी है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जे थॉमसन ने। ठीक है, ये तो फर्स्ट आए। इसके बाद इनकी लिमिटेशंस आ गई, फिर आए हमारे पास रदरफोर्ड। ठीक है, कौन से आए फिर, रदरफोर्ड। इन्होंने काफ़ी स्टडी करी, तो इन्होंने क्या करा, अल्फा रे पार्टिकल्स, मतलब अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। ये भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ है एक बार कि जो अल्फा रे एक्सपेरिमेंट है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, तो किसने दिया है, वो रदरफोर्ड ने दिया है। तो इन्होंने किसके ऊपर स्ट्राइक करी थी, गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, एक गोल्ड की फॉइल ली, उसके ऊपर अल्फा रे को क्या करा था, स्ट्राइक। लेट्स से
कि ऐसे हमारी एक गोल्ड की फॉइल ऐसे सीधी रखी हुई है, इसके ऊपर इन्होंने क्या करा था, ऐसे जो अल्फा रेज है इनको क्या करा था, स्ट्राइक करा था, ऐसे स्ट्राइक। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जो सेंटर पार्ट था ना बिल्कुल इसका सेंटर से, तो यहाँ से तो ना लाइट जो भी रेज गई ना वो ऐसी चलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। कुछ रेज जो है यहाँ से वो डिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे विद द एंगल डिफ्लेक्ट कर गई, और कुछ एक रेज जो है वो वापस आ गई। ठीक है, तो अल्फा जो रे एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, उन्होंने क्या करा कि गोल्ड फॉइल ली, देखा उस पर अल्फा रे पार्टिकल्स को स्ट्राइक करा, तो हमारे पास क्या आया कि जो ये सेंटर पार्ट है वहाँ से ऑलमोस्ट सारी की सारी रेज अनडिफ्लेक्टेड चलेगी, स्ट्रेट चलेगी, कुछ जो है डिफ्लेक्ट कर गई और कुछ जो है वो क्या आई हमारे पास बैक ट्रेस कर गई। तो यहाँ से जो ये वाली रेज अनडिफ्लेक्टेड आई, यहाँ से इन्होंने आइडिया लगाया कि जो एटम है ना, एटम has many empty part, मतलब कि जो एटम है ना उसमें ज्यादातर जो पार्ट है वो कैसा है, मैनी तो नहीं बोल सकते, मतलब ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स, ऑलमोस्ट एटम हैव एम्प्टी स्पेस। ठीक है, कि क्या है उसमें ज़्यादातर जो स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी। उसके बाद जो ये डिफ्लेक्ट हुई ना, यहाँ से उसने ये आइडिया लगाया कि जो सेंटर पार्ट है ना, सेंटर पार्ट वहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ है, वहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ है, और जो ये वापस अनडिफ्लेक्टेड चलेगी वहाँ से उसने आइडिया लगाया कि वहाँ से कि बीच में कुछ खाली चीज़ें पड़ी हुई है सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने ज़्यादा किस पे डिस्कस करा, मतलब कि एटम के सेंट्रल पार्ट पे ज़्यादा किस पे फोकस करा उन्होंने, एटम के सेंट्रल पार्ट पे। ठीक है, सेंट्रल पार्ट पे, उस सेंट्रल पार्ट को इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था इन्होंने, न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का जो नाम है वो एज अ फादर ऑफ न्यूक्लियस भी जाना जाता है, राइट। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी में किसका हाथ है, हमारे पास रदरफोर्ड का। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस है उसमें एक न्यूट्रल चीज है, एक न्यूट्रल चीज है, और दूसरी क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है। उनको नाम नहीं दिया गया था, पूरी तरह स्टडी नहीं किया गया था, बट जस्ट इन्होंने सजेस्ट कर दिया था। तो रदरफोर्ड तक क्या हुआ कि उन्होंने बोला एटम का काफ़ी सारा पार्ट जो है वो एम्प्टी है, सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उसमें क्या एक पॉजिटिव पार्ट है और एक क्या है न्यूट्रल पार्ट है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन उस पर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। और इन्होंने ये भी आइडिया लगाया था कि जो हमारे पास एटम है उसका साइज बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जैसे ये एटम हुआ, ये एटम हुआ, तो न्यूक्लियस ऐसे बिल्कुल सेंटर में है, तो ये रहा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। तो ऐसे ये रदरफोर्ड के मतलब हमारे पास पॉइंट्स आए थे। ठीक है, फिर इनकी लिमिटेशंस आ गई रदरफोर्ड की भी लिमिटेशंस आ गई, तो उनको ओवरकम करने के लिए कौन आया हमारे पास, उनको ओवरकम करने के लिए आए नील्स बोर। ठीक है, थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बाद फिर मेन हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर चलते हैं। रदरफोर्ड ने ये तो बोला कि हमारे पास ये पॉजिटिव पार्ट है और इलेक्ट्रॉन क्या है ऐसे घूम रहे हैं, पर इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। तो अगर एक कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से जाके स्ट्राइक कर जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो जो रदरफोर्ड है वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे। ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए थे, तो उनको डिफाइन करने के लिए थर्ड साइंटिस्ट आए हमारे पास, नील्स बोहर। तो उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट्स देयर एनर्जी, डू नॉट रेडिएट देयर एनर्जीज ड्यूरिंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। इन्होंने ये भी बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिट में एक सर्कुलर मतलब पाथ है उसमें रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला था। तो जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, बट जैसे ये है दूसरा ऑर्बिट आ जाएगा, बट जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, तब वो एनर्जी को रेडिएट कर सकता है।
ठीक है। तो इन्होंने शेल्स की भी बात करी थी। शेल्स हमारे पास की जो ये फर्स्ट है, इसको के का नाम दिया, एल का नाम दिया, एम का नाम दिया, एन का नाम दिया। तो जस्ट ये मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे एटम्स में जो हमारे पास डिस्कवरीज हुई थी। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को देख लिया, जे थॉमसन ने डिस्कवर करा है। ठीक है, इनके बारे में भी बता देती हूँ। तो प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स है, इसको करा है ई गोल्डस्टीन ने। इनको किसने करा है? ई गोल्डस्टीन ने। और उसके बाद जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, उसको करा है जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर करा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो, तब हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बनाते हैं कि ये रहा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं यहाँ बनाती हूँ कि ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या है? दो चीज़ें प्रेजेंट है आपकी। कौन कौन सी? प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स। और दूसरी कौन सी है? न्यूट्रॉन्स। दूसरी है न्यूट्रॉन्स। उसके बाद ये क्या है? आपका ऑर्बिट। ठीक है, ये क्या है? आपका ऑर्बिट, जिसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया इनकी पोजीशन के बारे में। अब इनके ऊपर चार्ज की बात करें, P फॉर प्रोटॉन्स, P फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, विच मीन्स न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। और जो ये चार्ज होता है, इसका जो अमाउंट है वो है 1.6 इंटू में 19 कूलम, 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁻ कूलम। ये प्लस का होता है, इस पे माइनस का होता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के ऊपर इतना चार्ज होता है, ये किसने बताया था? तो ये जो दिया गया था, ये हमारे पास दिया था मलिकन ने। ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट मिलिकन बोलते हैं इनको। रॉबर्ट मिलिकन ने सजेस्ट करा था चार्ज के बारे में। ठीक है, तो ये चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर। और एक और आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज 118 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई वो क्या होते हैं? हमारे पास लाइट वेट के होते हैं, तो वो रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन यहीं पे एम्बेडेड रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम होता है या मास ऑफ प्रोटॉन्स कम होता है। ऐसे 4 ऑप्शंस करके आपको दिए गए थे। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1/1800 टाइम्स होता है किसका? मास ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। इसीलिए वो रिवॉल्व भी करते हैं, मूव भी करते हैं। प्रोटॉन्स एक ही जगह स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। इसके ऊपर जैसा जैसा क्वेश्चन आता था वो मैंने फ्रेम कर दिया। अब आता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। चलते हैं। देखो, जो अभी मैं करवाने जा रही हूँ दैट इज एटॉमिक नंबर, मास नंबर। इसको अच्छे से समझना, इसी के ऊपर है आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोन्स। जो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है आपका। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। इस चैप्टर में से भी 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आपके बनते ही बनते हैं केमिस्ट्री सेक्शन से, राइट। तो हमारे पास आता है कि हम जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करें, ये रहा, ऐसे है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें। सबसे पहले आया एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या आया आपके पास? एटॉमिक नंबर। तो इस एटॉमिक नंबर को हम Z से डोनेट करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हम बात करेंगे। तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल
एटम की जो एटॉमिक नंबर है, अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल नहीं है मतलब चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर जाते हैं, बट जो प्रोटॉन्स है वो हमेशा सेम रहते हैं। ये आपका एटॉमिक नंबर आया। उसके बाद आपका आता है मास नंबर। क्या आता है? मास नंबर। इसको हम ए से डोनेट करते हैं, ठीक है, मास नंबर। तो ये मास नंबर हमारे पास किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर, विच मीन्स कि ए किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? जेड, एटॉमिक नंबर प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें शॉर्ट में कर दिया। तो यहाँ से अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हो तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एनपी क्या है यहाँ पे? एनपी हियर, एनपी इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब एक एलिमेंट है, उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होती है कि ये हमारा एलिमेंट है, यहाँ पे आपका Z होता है, यहाँ पे आपका A होता है। Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज मास नंबर। लेट्स से कि आपके पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, मास नंबर कितना है? 16। तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट जो है वो ऐसे किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन से ही आपको क्वेश्चन आते हैं कि जैसे ये दे दिया, उसके बाद आपको जैसे कोई भी दे दिया, जैसे यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे 12 दे दिया, तो पूछा बताओ इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या है? मास नंबर कितना है? 16 माइनस में एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6। तो ऐसे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी एलिमेंट की अगर ऐसे रिप्रेजेंटेशन है तो उसका जो सबस्क्रिप्ट है एक तरह से वो उसको एटॉमिक नंबर बताता है, और जो ये है ये उसका क्या बताता है? हम बोल सकते हैं मास नंबर के बारे में बताता है। और ये जो फॉर्मूला है इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब आपके पास ना एक चीज़ आती है, लेट्स से कि आपके पास है सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, तो यहाँ से आया इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, एटॉमिक नंबर इज 11। तो सोडियम पॉजिटिव इज न्यूट्रल एटम और नोट क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इसमें कोई पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 11 ही, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन्स के तो इक्वल हमेशा ही रहेगा। अब इनकेस अगर कोई पूछता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज है, कितना इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं? 1। अगर ये न्यूट्रल होता तो 11 इलेक्ट्रॉन होने थे, अब इसने एक लूज कर दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 10, ठीक है। ये चीज़ सीखनी है आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 7। तो एटॉमिक नंबर इसका 7 है, तो मतलब ये न्यूट्रल तो नहीं है, न्यूट्रल नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 7। अब अगर कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये किस वजह से आता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसमें 7 तो पहले ही थे, 3 और गेन कर लिए, इसने कितने हो गए? 10। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं? 10, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में जैसे मैंने समझाया, जैसे आपको समझ में आया उसको लिखिएगा, साथ ही में एक दो एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा, तब जबकि आप जैसे ही रिवीजन करो तो आपको ये चीज़ें रिकॉल कर जाए। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर को अच्छे से समझना है इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अब हम एक टर्म पे जा रहे हैं, आइसोटोप। आइसोटोप इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तब आपको ये ज़्यादा याद रहेगी। और दूसरी टर्म है आइसोबार,
दूसरी टर्म कौन सी है? आइसोबार। तो देखो इस आइसो का केमिस्ट्री में जो आइसो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम। केमिस्ट्री में इस आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम। अब ना ये भार है, भार, भार मतलब हिंदी में भार मतलब क्या हुआ? वेट ना, वेट। केमिस्ट्री की टर्म में वेट को हम ज़्यादातर मास की फॉर्म में लेते हैं। तो ऐसे दो एलिमेंट जिनका मास नंबर, एटॉमिक मास क्या होगा? सेम। टू एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास क्या होगा? सेम। एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक मास सेम हो गया तो एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट। एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट। उनको क्या बोलते हैं हम? आइसोबार। क्या बोलते हैं उनको हम? आइसोबार। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोटाशियम 1940 और कैल्शियम होता है 2040। तो ये एटॉमिक नंबर है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है मास नंबर। तो दोनों में, पोटाशियम और कैल्शियम में मास नंबर क्या है हमारे पास? सेम। मास नंबर सेम, विच मीन्स ये दोनों पेयर्स को हम क्या बोलेंगे? इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार। क्या है आपके पास? आइसोबार। आइसोटोप बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें सेम क्या हुआ? मास। तो इसमें क्या होगा? सेम। इसमें सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर। सेम होगा एटॉमिक नंबर। और डिफरेंट क्या चला जाएगा? डिफरेंट चला जाएगा एटॉमिक मास। डिफरेंट क्या चला जाएगा? एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये दोनों में कार्बन के आइसोटोप है C12 एंड C13। तो इसका जो मास एटॉमिक नंबर है वो 66 है, बट जो मास नंबर है वो क्या है? डिफरेंट। दैट्स वाई ये हमारे पास आइसोटोप है किसके? कार्बन के। अब जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आया था, अभी जो नवंबर का पेपर आया था वहाँ आया था आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप 3 है हाइड्रोजन के। H1 मतलब आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मास नंबर है 1 2 3। तो जो ये वाला है जिसका मास नंबर 1 है इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। जिसका मास नंबर 2 है इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। और जिसका मास नंबर 3 है इसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। ठीक है, इसको हम ट्रिटियम बोलते हैं। और जो ट्रिटियम आइसोटोप है इसका हाइड्रोजन का, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है। वो क्या होता है हमारे पास? रेडियो एक्टिव। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव होता है? तो वो कौन सा है? ट्रिटियम। और जो लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था वो आया था प्रोटीन किसका आइसोटोप है? किसका आइसोटोप है? हाइड्रोजन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आइसोटोप और आइसोटोन आएगा आगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स बना के रख लीजिएगा। मेडिकल वालों का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। कहाँ पे? कैंसर ट्रीटमेंट में। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है कि कैंसर ट्रीटमेंट में किसके आइसोटोप? कोबाल्ट के। ठीक है, उसके बाद आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आइसोटोप ऑफ आयोडीन वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? गाइटर में। ठीक है, किसमें? गाइटर डिजीज़ है। और एक है हमारे पास आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम ये हमारे पास यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहाँ पे यूज़ होते हैं ये हमारे पास? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है। ठीक है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं, एक आधा पूछ लेते हैं आपके पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइसोटोप इज सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार को याद कर लो, टॉप बिल्कुल उसका उल्टा है। हाइड्रोजन के आइसोटोप का आइडिया रखना है। और ये जो आइसोटोप मैंने बताए हैं कौन से कहाँ पे यूज़ होते हैं इनके बारे में आपको आइडिया रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारे पास आइसोटोन। नेक्स्ट क्या है? आइसोटोन्स।
एक ना आइसोटोप की ना एक और डेफिनेशन है कि आपको ये नहीं मिलेगा नहीं देखने में कि सेम एटॉमिक नंबर या डिफरेंट मास नंबर, सेम फिजिकल या डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। एक इसकी डेफिनेशन ये भी है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि अगर मास नंबर अलग है ना तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे तभी मास नंबर अलग है, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर सेम है तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है इसकी डेफिनेशन में, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ऐसे। तो आइसोटोप की डेफिनेशन में ये भी ऐड कर लेना मास नंबर के साथ ही साथ कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब आते हैं हम आइसोटोन। तो आइसोटोन से हम क्या लिख रहे हैं कि आइसो मीन्स सेम और टोन मीन्स न्यूट्रॉन्स। तो ये एचपी टैट वालों का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों कि बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो ये एटॉमिक नंबर है, ये तो से उल्टा कर दिया मैंने ना, यहाँ पे 6 यहाँ पे 12, तो एटॉमिक नंबर तो सेम नहीं है, ना ही मास नंबर सेम है। तो अगर हम इनको माइनस करें, इनको 13 में से 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 6, 12 माइनस 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है सेम, विच मीन्स कि ये जो दो पेयर ऑफ एलिमेंट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे आइसोटोन्स है। क्या है ये हमारे पास आइसोटोन्स है ना। जैसे हमारे पास होता है ब्रोमीन के भी आइसोटो जो होते हैं, अब मेरे को याद नहीं आ रहा, यहाँ पे 86 है, नो आइडिया, एक मिनट, थर्टी फाइव आई थिंक सो, 35 होता है यहाँ पे है ना। तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने को आता है कि आपको ये ब्रोमीन दे रखा है तो बताओ इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकले। तो मास नंबर माइनस में कर देंगे एटॉमिक नंबर, तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5, 51। तो एनपी कितने आ गए 51। तो या तो दोनों के बीच में रिलेशन पूछेंगे कि जैसे ये दो पेयर्स दे दिए इनके बीच में रिलेशन कि ये क्या है, आइसोटोन्स हैं, और उसके बाद या सिंपल वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करवा लेते हैं। इसको मार्क करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपके चैप्टर्स होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर्स में आते हैं, और आपको ये भी आइडिया लगे कि जो हम कर रहे हैं उसमें से पेपर में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि कई बच्चों को डाउट है कि जो हम करवा रहे हैं उसमें से पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने जितनी भी अपनी पुरानी क्लासेस ली हैं, जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होता है उसके बाद उसके PYQ करवाए हैं, और PYQ में सेम वही है जो हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टर्म है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखो आइसो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, नियोन, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, दीज ऑल आर, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा, एल्यूमिनियम पे चलते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे। आई थिंक सो मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ना NP से डोनेट कर दिया है ना, पीछे देखना आप, उसको नंबर ऑफ N कर लेना ऐसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मैंने वैसे करा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है। अब बारी आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, होने तो चाहिए थे 13, बट ये तो 3 पॉजिटिव है, 3 लूज कर चुका है, कितने बचे हैं 10, ओके। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर 12, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 12 है, इलेक्ट्रॉन 2 लूज कर चुका है 10, इसमें 11 एक लूज कर चुका है 10, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है 9 एक गेन कर चुका है 10, नियोन एटॉमिक नंबर 10 न्यूट्रल है तो 10, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 गेन कर चुका है 10, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 3 गेन कर चुका है 10। तो सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, उन्होंने 2 पेयर्स दे रखे होंगे, जैसे ये दे रखा है Na पॉजिटिव प्लस में F नेगेटिव, फर्स्ट ये दे रखा है, B दे दिया उन्होंने आर्गन प्लस में Al3 पॉजिटिव, C दे दिया उन्होंने कार्बन प्लस में N3 नेगेटिव, D दे दिया उन्होंने ऑक्सीजन
और नियोन, कि बताओ इसमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ये हमारे पास Na पॉजिटिव और F नेगेटिव, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी। इसमें कितने 18 है, इसमें कितने बचे हुए 10। ये कार्बन, कार्बन में होते हैं 6, नाइट्रोजन 3 गेन कर चुका है 10, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, नियोन में कितने होते हैं 10। तो सेम पेयर कौन सा बना, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो जनरली जो अगर हम फ्रीक्वेंसी बात करें, जो मैंने अभी तक डिस्कस करा है, आइसोटोन, आइसोबार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बारे में, उनके मास के, चार्ज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में, यहाँ से आप क्वेश्चन लगा के चलो। जनरली यहाँ से स्पेसिफिकली जो आइसोटोन, आइसोबार, वहाँ से पक्का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अब जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखेंगे, तो पहले हम थ्योरीज भी पढ़ेंगे, साथ में एक क्वांटम नंबर टॉपिक है। तो क्वांटम नंबर टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हायर स्टडी का है, तो वो आपके टीजीटी कमीशन के लिए भी यूज़फुल रहेगा साथ ही में। बाकी क्योंकि 1-2 बार वहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इन केस हो सकता है फ्यूचर में भी क्वेश्चन देखने को मिले, तो हम उसको भी साथ में कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है तो क्यों छोड़ना है हमें, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वांटम नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री को समझने के लिए। क्वांटम नंबर, देखो ये क्या है क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर जो है ना, इट इज़ अ सेट ऑफ 4 नंबर। क्वांटम नंबर को अगर डिफाइन करना हो, इट इज सेट ऑफ, इट इज सेट ऑफ 4 नंबर, इट इज सेट ऑफ 4 numbers gives that gives complete that gives complete information that gives complete information of electrons। कि मतलब ये एक तरह से हमारे पास सेट है किसका, 4 नंबर का। क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास, एक सेट है 4 नंबर का, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताता है किसके बारे में। सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर के बारे में। तो क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर दैट गिव्स अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो ये कौन कौन से, सबसे पहला आता है जो, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से डोनेट करते हैं, इसको हम एन से डोनेट करते हैं। तो हमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें बताता है कि दैट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में, मेन शेल के बारे में, कि कौन सी मेन शेल में प्रेजेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है कि फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, थर्ड शेल में है, जिसको आप KLMN के नाम से भी जानते हैं छोटी क्लासेस में, KLMN ऐसे डैश डैश करके, वेयर n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 होता है, फिर L के लिए 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है, देन फिर 4 हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है आपको, क्वेश्चन क्या आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई एक शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है 2n²। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ है कि आपके पास m शेल है, तो बताओ उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। तो 2m है, m के लिए n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 टू द क्या हो जाएगा 18। तो हमारे पास जो m सब शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 18, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 18। ऐसे ही आप किसी भी शेल में n में, l में, k में फाइंड आउट कर सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, अभी लिखना तो स्टार्ट नहीं करा, जितना भी आपने देखा है 1s 2s 3s जो ये लगा हुआ है आगे आपका, तो ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को हम फिलअप कर रहे हैं वो कौन सी शेल में, पहली में है, सेकंड में है। जो हम बोल रहे थे ना वैलेंस शेल, वो हमें बताता है शेल कौन सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि n से डोनेट किया जाता है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो सेकेंड क्वांटम नंबर है वो है हमारे पास एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। वो कौन सा है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर।
ठीक है। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है, सब शेल के बारे में। ये हमें किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में, कि जो एक पर्टिकुलर शेल है आपकी, जो फर्स्ट शेल है, उसमें आगे फर्दर कितनी शेल्स होती है। जैसे ये है हमारे पास, एस बोलती हूँ मैं, पी बोलती हूँ, डी बोलती हूँ, एफ बोलती हूँ। एस बोलते हैं हम, पी बोलते हैं, डी बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ये हमारे पास सब शेल होती हैं एक पर्टिकुलर, जैसे हमारी फर्स्ट शेल है उसमें फर्दर फिर से शेल्स होती हैं। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें शेल्स के बारे में बताता है, और इसको हम एल से डोनेट करते हैं फॉर एस। जो एल की वैल्यू है वो है 0 1 2 3। एस पी डी एफ, एस के लिए 0 देन 1 देन 2 देन 3, ऐसे वैल्यूज होती है। और हमेशा याद रखना है, इसको इम्पॉर्टेंट नोट करके रखो, कि जो L है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन N, कि N जो है, जो L है वो हमेशा N से छोटा होगा। अगर N 2 है तो L हमेशा 1 तक ही होगा। ठीक है, 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, कभी भी L 2 नहीं हो सकता है, N के इक्वल नहीं हो सकता है, ना ही N से बड़ा हो सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम होता है आपको, कि पूछा जाता है कि आपको सेट दे देंगे 4 के 4 क्वांटम नंबर, कि बताओ इसमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। वो आगे हम जब तीसरा और चौथा जो आपका क्वांटम नंबर है वो देख लेंगे, तब मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करूँगी। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। लेट्स से कि आपके पास ये है कि n इज इक्वल टू 4 है, कि आपके पास n इज इक्वल टू 4 है, तो बताओ l की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। n 4 है तो n 4 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अभी देखा l हमेशा उससे छोटा होगा। उससे कितना छोटा होगा, 1, तो 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0। तो मतलब ये सारी वैल्यूज़ हो सकती है। अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि n 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती है, 3 2 1 0। अब आपको दे दिया 4s, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको दे दिया गया है 4s, कि इसमें बताओ n और l की वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू तो 4 है, l की वैल्यू, अब आप ये नहीं बोलोगे 3 2 1 0 होगा, नो, आप ये देखोगे, क्योंकि उसने यहाँ पे सब शेल को डिनोट कर दिया कौन सी सब शेल है, s, फॉर द s सब शेल l की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे सिर्फ ये ही दो पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं, n तो 4 ही रहेगा, l 0 ही आएगा। हम 3 2 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं पूछी, उसने एक पर्टिकुलर आपको डोनेट करके दिया है, उसको देख के आपको आंसर करना है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कि जब जैसे ये लिखा है कि यहाँ पे n 4 आ गया तो वो l को 3 कर देते हैं, कि फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू n माइनस 3। वो फॉर्मूला है कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, बट जब आपको एक डेजिग्नेट करके दिया गया है तो आप n l की वैल्यू SPDF जो साथ में लगा उसको देख के लगाओगे। अगर सिंपल आपको n दिया गया और पॉसिबल वैल्यूज पूछी गई है, तब आप फॉर्मूला लगा के मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे और लोअर वैल्यू तक जाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड क्वांटम नंबर आ गया। अब आपके पास आता है थर्ड क्वांटम नंबर। वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा है आपका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम ML से डोनेट करते हैं, L पैर में इसके, M ऐसे L। तो ये हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में, कि जो हमारी सबशेल आई है उसकी ओरिएंटेशन कितनी होगी। ठीक है, जो सबशेल आई है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो कितनी होगी। जैसे S सबशेल है, P सबशेल है, D सबशेल है, F सबशेल है, इनकी ओरिएंटेशन कितनी होगी। लाइक S सबशेल है, इसके लिए L की वैल्यू कितनी है, 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। तो ML की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं हम, ML की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। तो ML की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है हमारे पास -L2 + L, ये रहा फॉर्मूला। अब ये तो 0 है तो -L लिखो चाहे +L लिखो, हमेशा 0 ही रहेगा। फॉर S सबशेल जो ओरिएंटेशन है वो 1 है। 1 का मतलब है कि जो हम बॉक्स बनाते हैं, जब आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम लिखते हैं, तो S का हमेशा एक ही बॉक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास P सबशेल है तो -1 से लेके 0 1 कितनी वैल्यू आ गई, 3। तो विच मीन्स P के कितने बॉक्स बनते हैं, 3। 2 आ गया तो -2 -1 0 1 2, तो यानी कि D के कितने बॉक्स बनेंगे, 5। F के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3, कितने बॉक्स बन गए,
7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो कैसे ऑड नंबर 1 3 5 7 इतने इतने बॉक्स बन गए। अगर आपने ध्यान से देखा हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, आपने ध्यान से देखा, मैं ऐसे लिखती हूँ 1s2 2s2 2s2 2p6, कभी मैंने 2s3 लिखा है? मतलब 1s जो है s ऑर्बिटल में कभी मैंने 3 करा है? नहीं करा है, क्योंकि जो एक ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ns1 आपने देखा होगा, मतलब 3s1 आपने देखा होगा, है ना। तो उसमें एक मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो s हमारे पास एक ही होता है, इसीलिए s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। अभी ये मैंने ऐसे 2 कैसे फिल करे आगे देखते हैं। उसके बाद p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6, क्योंकि p के कितने ऑर्बिटल है? 3। तो एक में 2 है तो 3 में कितने होंगे? 6। d के ऑर्बिटल कितने हैं? 5। एक में 2 है तो टोटल कितने होंगे? 10। f में 7 है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का हमें यहाँ से पता चलता है कि ओरिएंटेशन कौन कौन सी है, कि कैसे कैसे कितने कितने ऑर्बिटल है जो हमारे सब शेल आएंगे, वो कितने कितने आएंगे। एक ना इनकी शेप्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया ले लेना। शेप्स पहली हमारे पास एस ऑर्बिटल तो हमारा ऐसे स्फेरिकल ही होता है। उसके बाद पी के कितने आए थे? पी के 3 आए थे। ये पी एक्स होगा, ये पी वाई होगा, इस तरफ को ले लेते हैं, ये हमारा पी जेड। ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, ये पी जेड होगा। अब आप बोलोगे इसको तो हम वाई एक्सिस लेते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है यही आपकी वाई एक्सिस होगी। इसको एक्स वाई आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। 3 थे तो 3 शेप्स बनी। उसके बाद डी की 5 बनती है हमारे पास। डी की कितनी बनती है? डी एक्स वाई, इसको हम वाई ले लेते हैं, मतलब इसको हम एक्स ले लेते हैं और इसको हमने जेड ले लिया, ठीक है। ऐसे मतलब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ शेप्स का ना, कैसे बनती हैं। ऐसे 2 शेप्स ऐसे होती हैं, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। ऐसे इनके नाम की बात करें, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर, ऐसे इनके नाम है। ये जो 3 हैं ये बिटवीन द एक्सेस आते हैं और ये ऑन द एक्सेस आते हैं। इनके शेप्स के नाम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ये आपकी डम्बल शेप है, डम्बल की तरह नहीं आई। और ये आपकी डबल डम्बल, डबल डम्बल, डबल डम्बल, ठीक है। डाउट नट शेप भी बोल देते हैं इनको, डाउट नट। डोनट क्या होता है आपका वो, उसकी तरह भी बोल देते हैं। ये शेप्स एफ ब्लॉक की शेप्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, वो जस्ट क्या पता ऐसे आ सकता है कभी क्वेश्चन की। जैसे ये डी जेड स्क्वायर बना दिया आपको, बताओ ये कौन सी शेप है, इसका नाम बताओ, तो ये डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स और वाई के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है हमारा 4th क्वांटम नंबर। 4th है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम ऐसे से डोनेट करते हैं। तो इसमें तो जस्ट बताया गया है कि स्पिन अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्लस हाफ होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस हाफ होगी। कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, कैसे घूम रहा है वो, रिवॉल्व कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो प्लस, एंटी होगा तो माइनस। तो ये थे चारों क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्वांटम नंबर कौन कौन से क्या है, SPDF कैसे उनके नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है। अब जो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। जैसे लेट्स से कि आपको दिया गया n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, ML इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू प्लस हाफ। ऐसे n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 3, ML इज इक्वल टू 2, S इज इक्वल टू माइनस प्लस हाफ।
उसके बाद दे रखा है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू +12। तो बताओ इसमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है या नहीं है। मतलब आपको 4 ऑप्शंस करके दे रखे होंगे, तो मैं सभी के जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट ले लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ n इज इक्वल टू 4, n की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। l इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा है, करगी फुलफिल। और जो ml होता है, ml हमेशा -l से लेकर के +l, तो -3 से लेकर +2 के बीच में ही वैल्यू s, तो ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 3, तो इनमें तो दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल, तो दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों को देखते हैं। उसके बाद n इज इक्वल टू 2, ठीक है, l इज इक्वल टू 1, ठीक है, इससे छोटा ये भी। ml इज इक्वल टू -2, देखो अगर l 1 है तो जो ml है वो -1 0 1 ही हो सकता है, इन 3 वैल्यूज़ पे से ही एक हो सकता है, बट यहाँ तो -2 दे रखा है, तो विच मीन दीज क्वांटम नंबर आर ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आपने रूल लगाना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये था क्वांटम नंबर के बारे में, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ना एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में नोड्स के बारे में, ठीक है। नोड्स को कैसे फाइंड आउट करते हो आप, नोड्स, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो नोड्स का जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ नोड्स वो n-1 करके, बट कई बार ना वो टाइप्स ऑफ नोड्स के बारे में पूछ लेते हैं। टाइप्स में कौन कौन सी आती है, रेडियल, और दूसरी आती है एंगुलर। दूसरी कौन सी आती है, एंगुलर। तो लेट्स से आपको पूछा है 4s कि आपके पास 4s ऑर्बिटल है, बताओ इसमें कौन कौन सी, टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताओ, रेडियल बताओ, एंगुलर बताओ। देखो एंगुलर नोड का फॉर्मूला है l, रेडियल नोड का है n-l-1। तो देखो यहाँ पे जाए l मतलब कि यहाँ से हमें पता चलेगी s, और s l की वैल्यू कितनी होती है 0, n कितना है 4, l 0, -1 कितनी आ गई 4। और अगर हम यहाँ पे निकाले टोटल नंबर ऑफ नोड्स, n की वैल्यू कितनी है 4, -1 कितनी आ गई 3, तो टोटल वेट अ मिनट, यहाँ पे 3 आएगा ना, 4 -1 3, ऐसे भी तो 3, अगर हम रेडियल और एंगुलर को भी प्लस करें तो भी 3 आ रहा है, ऐसे अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालें तो भी 3 आ रहा है। आपके पास है 6D ये आपका होमवर्क है, इसमें आप बताओगे कितने रेडियल नोड है, कितने एंगुलर नोड है, और कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। कर लिया, वेरी गुड। नहीं करा तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। 6D छोटा सा टॉपिक है, आ जाता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन। देखो अब आते हैं आपके प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिसने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में जो हमारे लिए क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहला जो रूल आता है वो है आपका बोहर बरी। सबसे पहला जो रूल आता है दैट इज योर बोहर बरी रूल। इसको n+l रूल भी बोलते हैं। क्या कहता है ये बोहर बरी रूल कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है ऑर्बिट्स की या नहीं। लाइक हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, मतलब 3s इससे पहले आ जाएगा हमारे पास, 2p ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है। हमें कैसे पता किसकी एनर्जी कम या ज़्यादा है, तो एनर्जी बताने के लिए ये वाला रूल लिया गया है n+l, कि जिसकी जैसे ये हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 0, तो n+l करेंगे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे करेंगे n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 0, तो टोटल n+l कितना आ गया 2। तो जिसकी n+2 की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। ये हमारे पास बोहर बरी रूल जो है वो बोलता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो रूल आता है, सेकंड रूल आता है वो आता है हमारे पास आफ्बाउ का। आफ्बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, आफ्बाउ प्रिंसिपल बोलता है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग्स होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होती है, कि सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी फीलिंग होगी। जैसे हम कैसे लिखते हैं 1s
2s। तो पहले 1s की फीलिंग होती है, उसके बाद हम 2s पे जाते हैं, क्योंकि 1s की जो एनर्जी अगर हम फाइंड करेंगे, इसकी 1 आ रही है, इसकी 2, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको बाद में फिल करेंगे। अब बात ये आती है कि कैसे हम याद रखेंगे 1s 2s। स्टार्टिंग वाले तो ईजी है, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s आ जाता है, देन 3d आता है। हाउ कैन वी जो ये ऑर्डर बना हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये देखो, इसको याद रखना पड़ेगा। 1s है, 2s है, 2p है, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6x 6p 6d। बाकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इनको कैसे लिखना है, आपने ऐसे लगानी है इन पे एरो, ऐसे 1s, ऐसे इस तरफ को ऐसे। तो सबसे पहले क्या हुआ कट, 1s, तो सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 4s, फिर 4f, ऐसे। यहाँ पे 5s आना था, है ना। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग्स करोगे। कैसे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s कैसे आ गया पहले, क्योंकि जब हमने ऐसे एरो लगाया 4s पहले आ रहा है, फिर 3d आ रहा है, ऐसे फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, ठीक है। तो आप बाऊ ने क्या बताया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल आता है वो आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो एक ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के दोनों, है ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये जो दोनों के दोनों की कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो सेम ही ऑर्बिटल में क्यों ना हो, कैन नॉट हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। क्या वो कौन बोल रहा है, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि चाहे ऑर्बिट सेम ही क्यों ना हो, बट जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, ये बोलता है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कैसे, आगे हम करते हैं उसको एग्जाम्पल से। उसके बाद जो लास्ट प्रिंसिपल बचता है वो है आपके पास हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल ये क्या बोलता है कि लेट्स से आपके पास एक से ज़्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है, एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी सेम है, तो पहले आप उनको सिंगली फील्ड करोगे। डबल मतलब कि डबल जब फील्ड है वो तब करोगे जब आपके पास सारे के सारे ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे। लेट्स से अगर मैं इसको ऐसे लिख देती ना, ऐसे, ये वाली अरेंजमेंट, इसको मैं ऐसे लिख देती ऐसे, तो ये गलत था, ये सही है, क्योंकि पहले सारे सिंगली, उसके बाद डबल होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये बोलता है हर्ट्ज रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो अब हम चलते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कि कैसे लिखी जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर आ गया 8, ऑर्डर लिखते हैं हम 1s 2s, सॉरी 2p ले लेते हैं। 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 हो गए, कितना है एटॉमिक नंबर 8, यहाँ कितने बचे 4, बेशक इसमें मैक्सिमम 6 आते हैं, पर बचे हमारे पास कितने हैं 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 1s2 2s2 2p4। स्कैंडियम लिया था ना हमने, एटॉमिक नंबर 21, तो इस पे चलते हैं। 1s आएगा, 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा। पहले इतना लिख लेते हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, 2 to 4, 4 और 6 10, 10 to 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, हमें चाहिए 21। 3p है, 3p के बाद आता है 4s, 2 हो गया 20, उसके बाद 3d 1। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। अब ना हमारे पास एक है कॉपर, Z इज इक्वल टू 29, एक है क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24। यहीं से ये लास्ट वाली देखना ध्यान से, क्या होनी चाहिए थी 4s2, क्योंकि 29 है ना, तो 3d 9 होना चाहिए था, और इधर 4s2 3d 4 होना चाहिए था, पर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता क्या होती है, 4s1 3d 10 हो जाता है, 4s1 3d 5 हो जाती है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्योंकि डी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फुली फील्ड।
तो जो भी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं, फुली और हाफ फिल्ड, वो क्या होते हैं, स्टेबल। फुली और हाफ फिल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल। तो यहाँ से सिर्फ ये फुली था, यहाँ से ये हाफ हो गया और फुल, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इसलिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कॉपर और क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें नंबर भी दे रखा था एटॉमिक नंबर, तो हम तो सिंपल वे में जैसे करते हैं हम तो वैसे लिख देंगे ऐसे 4:3D9, पर इनकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ना आपके पास वो पॉली एक्सक्लूजन वाला था ना, कि जैसे एक ही ऑर्बिटल में उसमें चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। लेट्स से ये 4s में पड़ा है, n भी 4 है पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का भी n 4 है, l की वैल्यू 0 है, दूसरे के लिए भी l की वैल्यू 0 है, ml भी कितनी है 0, इसके लिए भी ml 0, बट s एक का प्लस हाफ है, दूसरे का माइनस हाफ है, क्योंकि स्पिन इनकी उल्टी दे रखी है। तो ये चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, ये बोल रहा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये था आज का आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। बाकी ये ख़त्म हो गया, 2 चैप्टर आपके ओवर करे मैंने। तो आपका नेक्स्ट जो होगा वो आप हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी होंगे, ताकि आपको आइडिया लगे किन किन चीज़ों को पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो मैंने ये भी बताया, क्योंकि अब जो है एक्सटेंट थोड़ा सा हाई हुआ है, तो इन चीज़ों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।